नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो प्रश्न है वो जीएस फर्स्ट पेपर का है और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जो चीज़ पूछी गई है, जितनी मात्रा में पूछी गई है, उसका आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और लाइक के बाद शेयर ज़रूर किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसमें 300-350 प्रश्न प्रतिमाह आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो जिससे आप लोग उसमें 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं तो जिसको आप लोग डेली लिखते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट भी होता है तो वो आपका संडे और बुधवार को होता है, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और आपका डिफेंस का भी, डिफेंस ऑप्शनल का केवल अभी चल रहा है, तो डिफेंस ऑप्शनल का आपका व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस सुबह मीटिंग में आएंगे जीएस 4 पेपर के और आपके डिफेंस ऑप्शनल के। ठीक है, तो दोस्तों आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की असफलता के कारणों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से लिखना है। लिखना कैसे है कि पैराग्राफ में लिखना है। आपको कोई हेडिंग या जो आप नंबरिंग करते हैं, पॉइंट डालते हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए, पैराग्राफ में लिखिए। 2 पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए और जो प्रश्न आप लिख रहे हैं उससे रेलेवेंट अगर कोई कोटेशन मिल जाती है या कोई किसी अच्छे विद्वान या विचारक के कोई लाइन मिल जाती है तो उसको भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, और जो प्रश्न लिखना है उसको आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट के फॉर्मेट में ही लिखना है और इसमें आप लोग एक एक कोटेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिए जो चीज़ें पूछी गई हैं, जितनी मात्रा में पूछी गई हैं, ठीक है, उतनी ही मात्रा में आप लोगों को जो चीज़ें जितनी मात्रा में पूछी गई हैं उतनी ही मात्रा में आप लोगों को वो चीज़ें बतानी है। ठीक है, 150 शब्दों में चीज़ें लिखनी हैं आप लोगों को। और जो चीज़ पूछी गई है, मेनली इसमें पूछा गया है सफलता के कारण, लेकिन उससे पहले कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों के नाम को भी आप लोग उल्लेखित कर देते हैं तो आपका प्रश्न जो उत्तर है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन थे तो वो जब स्टार्ट हुए थे 19वीं शताब्दी में, तो उससे पहले भी जो किसानों के विद्रोह थे और छोटे छोटे विद्रोह जो होते थे हमारे देश में, वो ब्रिटिश जो नीतियाँ थी उसके ख़िलाफ़ में एक जन आक्रोश था। लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा जो भावनाएं थीं वो आक्रोश वाली थी। ठीक है, जो उनकी नीतियां थी वो शोषणकारी थी। इस वजह से ये विद्रोह, छोटे छोटे विद्रोहों ने ही आगे जाके जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनका स्वरूप धारण किया। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मित्र मेला है, अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत है, अलग अलग संगठन अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए जा रहे थे। गदर पार्टी हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ, पत्रिकाएं कुछ थीं। तो उस समय क्रांतिकारी आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में, ठीक है, तो उसके बाद से ही जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, ठीक है, तो उस समय दो धड़ों में जो कांग्रेस थी उसमें बढ़ जाती है, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी। ठीक है, राष्ट्रवादियों को उदारवादी भी कहा जाता है। राष्ट्रवादी तो दोनों ही थे, लेकिन था क्या कि जो उदारवादी थे और एक क्रांतिकारी थे, तो जो क्रांतिकारी आंदोलन थे क्रांतिकारियों के द्वारा स्टार्ट किए गए और इनकी कुछ असफलता के कारण थे। ठीक है, बहुत सारे लोग भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यमों से विद्रोह आंदोलन करते रहे। ठीक है, पत्रिकाओं में जैसे देख लेते हैं कि जैसे युगांतर पत्रिका है, संध्या पत्रिका है, बम मैनुअल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा बता दिया
ठीक है, इसको नहीं बताना था। प्रश्न में पूछा कुछ और चीज़ें गई थी, जो क्रांतिकारी आंदोलन थे तो उनकी असफलता के क्या कारण थे। लेकिन जैसे जो हमारे यहाँ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, कौन कौन सी पत्रिकाओं के माध्यम से या कौन कौन से संगठन इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसके बारे में आप लोगों को मेनली बताना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन बहुत सारे लोगों ने किए, बहुत सारे संगठन के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो एक स्वरूप बदल रही थी, ठीक है, समाज का। उस समय गांधी जी भी आंदोलन में व्यस्त थे और आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में करते हैं। अब होता क्या है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो था उसको कब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी या बढ़ने का रीज़न माना जाता है कि जब उदारवादियों के साथ में जो व्यवहार था वह अच्छा नहीं था। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि पहले विद्रोह की घटनाएं नहीं होती हैं, पहले भी किसानों का विद्रोह होते हैं, सैनिकों के विद्रोह होते हैं और बहुत से लोग भारत में विद्रोह करते हैं। लेकिन जो एक क्रांतिकारी आंदोलनों का एक दौर आया, उस दौर में 19वीं शताब्दी में, उसी को असफलता के कारण यहाँ पर आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब उदारवाद राष्ट्रवाद जो था, उदारवादी लोग जो थे, उनके कार्यों से ये लोग नाखुश होने लगे। जब नाखुश होने लगे तो ये लोग अपनी ही नीति चलाने लगे। अब हुआ क्या कि इनकी असफलता को आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी असफलता का कारण इनका ये था कि एक कमज़ोर संगठन था। ठीक है, एक कमज़ोर संगठन था, कोई नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, और इनके जो संगठन थे वो, इनमें कोई एकता नहीं पाई जाती थी। ठीक है, कि जैसे कोई बंगाल में कोई घटनाएं कर रहे हैं, कोई कानपुर में कर रहे हैं, कोई चौरी चौरा कांड हो रहा है आपका, तो अलग अलग जगहों पर चीज़ें हो रही थी, एक एकता की भावना नहीं थी। ठीक है, और क्या थे कि जो भी क्रांतिकारी आंदोलन चले, जो आंदोलनकारी थे, उनके पास सीमित संसाधन थे और दमनकारियों के पास में, जिसे जो अंग्रेज लोग थे, उनके पास जो संसाधन थे वो बहुत अच्छे, एक तकनीकी संपन्न संसाधन थे। ठीक है, आधुनिकता से युक्त उनके पास हथियार थे। ठीक है, तो इनके पास में क्या था कि इनके पास में ये सब चीज़ों की कमी थी। और क्या था कि जो क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि सबसे मेन बात ये थी कि अगर वो ये सोच रहे थे कि अगर हम युवाओं को सशस्त्र संघर्ष के हेतु अगर प्रेरित कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट होगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी। देखिए, जो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी थे, वो लोग भी आज़ादी चाहते थे, किसान थे वो भी आज़ादी चाहते थे और क्रांतिकारी भी आज़ादी ही चाहते थे, लेकिन तरीका अलग अलग था इनका। ठीक है, जो एक ध्येय था, ध्येय तो एक ही था, लक्ष्य एक ही था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेज़ों से, ठीक है, ब्रिटिश शासन से। लेकिन जो तरीके थे उनमें तरीके अलग अलग सबके थे। ठीक है, और क्या था कि जैसे जो क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी लोगों में एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक कार्यों में अंतर था कि जैसे सिद्धांत में, जैसे कोई छोटा सा संगठन बनाया गया, संगठन की कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, निर्धारित करने के बाद जब उनको व्यवहारिक रूप में कार्य के रूप में करना होता था तो वो पूर्ण रूप नहीं हो पाता था। ठीक है, व्यवहारिक में वो बोलते कुछ और थे और उतना कार्य हो नहीं पाते थे। जैसे छुटपुट संगठन होते हैं, एक क्षेत्रीय संगठन, तो उस फॉर्म में वो लोग कार्य कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। और क्या है कि जैसे जो क्रांतिकारी लोग थे तो वो लोग, एक इनकी नीति थी, ठीक है, कि इनको हिंसा और गोली बम की नीति का अनुसरण करते थे। हिंसा के माध्यम पे स्वतंत्रता चाहते थे, जिससे क्या होता था कि इनके आंदोलन जो थे वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलते थे, थोड़े ही समय के बाद ये शिथिल हो जाते, क्योंकि इनके पास गोला बारूद और सारी जो हिंसक, भाई आप एक हिंसा करते हैं तो हिंसा करने की भी एक सीमा होती है। आप कितने दिन तक लड़ेंगे? आपके पास संसाधन भी नहीं है, ना ही उतने ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो लोग हैं भी वो भी मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो रही, तो कहीं ना कहीं भाई आप ज़्यादा समय तक ऐसे आंदोलनों को नहीं चला सकते। ठीक है,
उधर उदारवादियों में वो थे, वो अपने अनुनय की नीति को अपनाते थे, विनय और अनुनय की नीति। तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते थे और क्रांतिकारी जो थे वो लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। और क्या है अगला पॉइंट कि जो क्रांतिकारी लोग थे तो इनमें आधुनिक हथियारों की कमी थी। सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट ये था कि इनके पास हथियार नहीं थे, सूचना संचार की सेवाएं उतनी नहीं अच्छी थी कि कोई भी अगर मैसेज बंगाल से अगर हमें पंजाब पहुंचाना है, पंजाब से हमें बॉम्बे पहुंचाना है, बॉम्बे से हमें मद्रास पहुंचाना है, तो कम्युनिकेशन की भी एक कमी थी। ठीक है, हथियार आप भेजेंगे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, बीच में चेक करने के लिए अंग्रेज ही आ रहे थे। ठीक है, हर तरीके से वो दमन कर रहे थे चीज़ों को। जो भी अगर कोई क्रांतिकारी घटना होती तो उसको बर्बरतापूर्वक वो दबाते थे। तो जो आधुनिक प्रणाली के हथियार थे उन तक नहीं पहुंच रहे थे। ठीक है, और क्या है कि एक जो क्रांतिकारी आंदोलन थे इनकी कोई एक व्यापक राष्ट्रीय योजना नहीं थी। ठीक है, कोई भी एक प्लानिंग नहीं थी, बस कोई भी छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं कई कई क्षेत्रों में जो देश था, देश में कई अन्य अन्य जगहों पर ये लोग करते रहते थे। ठीक है, और जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, लोगों ने घटनाएं घटित की, तो वो एक एकता की कमी रही। सबसे बड़ी चीज़ यही रही कि एक राष्ट्रीय योजना, उन लोगों में एकता, एक कम्युनिकेशन का गैप, ये सारी चीज़ें मिलकर इनकी असफलता के कारणों को बताता है। ठीक है, और क्या है कि जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, तो इनमें ब्रिटिश शासन द्वारा बर्बरतापूर्ण इनका दमन किया गया। वो कोई भी घटना हो सकती है। ठीक है, चाहे चौरी चौरा कांड हो या आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, किसी भी मतलब जो उसके जो घटना होती थी, घटना के उपलक्ष्य में अगर कोई विरोध में अगर कोई चीज़ें आती थी तो उसमें वो लोग हर तरीके से एक्ट के माध्यम से और कानून बनाकर, नियम कानून बनाकर हर तरीके से भारतीयों का दमन करते थे और बर्बरतापूर्ण दमन करते थे। ठीक है, और क्या होता था कि एक मुख्य मुद्दा और भी था कि उदारवादी जितने नेता थे, तो जैसे अब क्रांतिकारी लोग जो थे, ठीक है, क्रांतिकारी दल के जो लोग थे, तो वो लोग जब हिंसा करते थे तो उनमें इनका कोई समर्थन नहीं होता था। ठीक है, उदारवादी लोग जितने लोग भी थे तो वो लोग, उदारवादी लोग समर्थन नहीं देते थे इनका कि हाँ आपने सही किया। ठीक है, तो ये अपने अपने नीतियों और अपने अपने जो मन स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन जितने हुए उनकी रूपरेखा अलग बनती थी, उदारवादी जो थे उनकी रूपरेखा अलग बनती थी। ठीक है, तो ये भिन्नताएं बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। और जो असफलता हुई क्रांतिकारी आंदोलनों की, इसका रीज़न यही हुआ कि सभी लोगों का साथ ना देना इनका। ठीक है, बहुत से अच्छे कार्य भी किए गए इनके लोगों के द्वारा। क्रांतिकारी आंदोलनों की वजह से भी बहुत बड़ा हमें स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सहयोग मिला। ठीक है, और गांधी जी भी पहले तो अहिंसा और की बात करते थे, लेकिन बाद में जाके 1942 में जब जाते हैं हम लोग, 1942 में जाते हैं, तो उस समय गांधी जी ये बात नहीं बोलते हैं कि अब हिंसा नहीं, उस समय करो या मरो का नारा ही गांधी जी ने देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो असफलता के कारणों को बताती हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स मैंने दे दी हैं, 150 शब्दों में लिखना है और लिखने के बाद आप लोग, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को सेंड करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 100 जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है और 106 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रश्न को दोस्तों आप लोगों को 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए कि आप लोगों को प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, एक समान आचार संहिता से क्या आशय है और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, समान आचार संहिता क्या होती है? सभी के लिए जो नियम कानून हो वो समान रूप से लागू हों। तो हमारे संविधान में जो एक समान आचार संहिता का प्रावधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान रखा गया है, वो आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 के अंतर्गत रखा गया है। और इसका आशय क्या होता है कि जैसे कोई भी धर्म, जाति, क्षेत्र को वरीयता ना देना, ठीक है, और उसको प्राथमिकता ना देना। ठीक है, सभी के लिए जो भी चीज़ें हों वो समान हो,
समान नागरिक नियम हो सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, या किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी से भी बिलोंग करता हो, जो नियम कानून हो वो सभी पर समान रूप से लागू हों। ठीक है, सभी राज्यों पर, सभी नागरिकों पर। और यह है क्या, देखिए, एक समान आचार संहिता जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यह भाग है, देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, और ये एक निर्देशात्मक है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो इनको इन्फोर्स कराया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो डीपीएसपी है, हमारा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये पार्ट जो है, ये शासन की जितनी भी नीतियाँ बनती हैं तो इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट किसके लिए होते हैं, ये नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, नागरिकों और राज्य के लिए। और जो आपके डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी ये किस चीज़ के लिए है, यह आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन या कानून, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा संसद में, तो इसमें इन चीज़ों का समावेश किया जाना चाहिए। ठीक है, अब और क्या है कि एक समान आचार संहिता को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई अपराधी है या कोई साक्ष्य है, उससे संबंधित कोई भी विधि अगर कानून है तो वो समान रूप से सभी लोगों के ऊपर लागू हो। ठीक है, अगर हम सभी धर्म, जाति, लिंग, जाति, संप्रदाय, जो भी है समुदाय, तो उस पर अगर हम समान रूप से सारी चीज़ों को आरोपित करते हैं, तभी हम एक समान आचार संहिता को अच्छी तरीके से लागू कर पाएंगे। ठीक है, और एक अच्छे नागरिक समाज की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आप लोगों को क्या बताना है, जो मेन पार्ट है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है, उस पर कानून का ऐसा ना हो कि किसी के प्रभाव में या किसी की वजह से उस पर ज़्यादा जो नियम कानून है वो आरोपित कर दिए जाएं। सभी राज्यों पे सभी लोगों के ऊपर समान रूप से ये चीज़ें लागू हों। किसी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर अगर कोई कानून गलत तरीके से लागू किया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या एक बात आती है कि इसमें आवश्यकता इसलिए भी है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को यह खतरा है। ठीक है, अगर एक समान आचार संहिता नहीं लागू होती, ठीक है, अगर यह समान आचार संहिता अगर लागू होती है, ठीक है, तो सभी लोगों को ये लगेगा कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू हो रही हैं और लोगों में एक एकता की भावना पैदा होगी। ठीक है, और देश की अखंडता भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अलग धर्म वाला कहेगा हमारे साथ में आपने ऐसे कानून बनाए हैं, अपने लिए कुछ और कानून बनाए हैं। ठीक है, अलग जाति वाला कोई और व्यक्ति कहेगा कि आपने अपने लिए कानून कुछ और बनाए हैं, हमारे लिए कुछ और आपने बनाए हैं। ठीक है, आवश्यकता इसलिए भी है कि जैसे जो सामाजिक आर्थिक न्याय है, इसकी अवधारणा हमारे संविधान के प्रस्तावना में दी गई है। ठीक है, तो जो सामाजिक आर्थिक न्याय तभी होगा, जब सभी चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए कि जीएसटी है, जीएसटी एक व्यक्ति के ऊपर कुछ और लगाया जाए, अलग राज्य में कुछ और लगने लगे, या और कोई नियम कानून अलग तरीके से अलग राज्य पर अलग व्यक्ति के ऊपर अलग अलग लगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यह अच्छा नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। और क्या है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, जो भी है, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, कहीं का भी हो, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो, भारतवर्ष में कोई भी नागरिक हो, अगर एक व्यक्ति के मन में अगर आता है कि इस फला व्यक्ति को यह इस पार्टी से बिलोंग करता है या इस धर्म से बिलोंग करता है, तो इसके साथ इसमें संरक्षण इसको प्रदान किया गया, तो उसके क्या होगा, उसके अंदर मनोभाव एक ऐसा बनेगा कि यहाँ पर असमानता है, समान रूप से सभी लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, और क्या है कि अगला पॉइंट ये है कि जो
आंतरिक राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वो क्या होंगे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगेगी। ठीक है, अगर कम करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाना चाहिए। अब कैसे कम होगी, एक सोचने वाली बात है कि आतंक विरोधी अगर कोई भी आंतरिक राष्ट्र विरोधी अगर कोई व्यक्ति है और वो आंतरिक अशांति चाहता है देश में, तो उसको क्या करना होगा, उसको यही बताएगा कि देखिए ये आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आपके साथ में ये हो रहा है, आपके साथ में वो हो रहा है। तो वो क्या होगा, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर समान नागरिक संहिता होगी, ठीक है, समान आचार संहिता अगर लागू हो जाती है, तो ये राष्ट्र विरोधी तत्वों की संख्या में कमी आएगी। ठीक है, और क्या है कि एक धार्मिक विषमताओं में भी कमी आएगी कि जैसे बहुत सारे हमारे जो देश है इसमें बहुत सारी धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो इन सारी चीज़ों का बहुलतावादी देश है हमारा। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो यहाँ पर एक धार्मिक विषमता भी कम होगी कि हाँ, यहाँ पर जो ट्रीट किया जाता है, प्रत्येक धर्म को समान रूप से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, एक नागरिक समाज की भी स्थापना का यह मार्ग प्रशस्त करेगा। अब कैसे प्रशस्त करेगा कि जैसे एक नागरिक भागीदारी होती है, जब सभी लोगों के मन में यह आने लगेगा कि हाँ, यह कार्य सभी लोगों के लिए समान रूप से है, तो कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे लिए यह दायित्व था, अगले व्यक्ति के लिए यह दायित्व नहीं था। ठीक है, अपने दायित्वों से कोई भी व्यक्ति फिर नहीं भागेगा। होता भी है, एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि अगर एक किसी पिता के 2 बेटे हैं और एक बेटे से कहा जाए कि आप ये काम कर लीजिए, आपको ढेर सारा काम करना है, और दूसरे से कुछ भी ना कहा जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक फैमिली का जो माहौल है, उस परिवार का जो माहौल है वो अच्छा नहीं रहेगा, आपस में ही एक विद्वेष की भावना आने लगेगी। तो इससे क्या होगा, एक अच्छे परिवार की कभी भी स्थापना नहीं हो सकती। और क्या होगा कि अच्छे जब परिवारों की स्थापना नहीं होगी तो एक अच्छे समाज, एक अच्छे नागरिक समाज की भी स्थापना नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला क्या है कि स्वतंत्रता और समानता के स्वरूप को व्यापक बनाता है कि हमारे संविधान में भी मौलिक जो अधिकार हैं उनमें भी स्वतंत्रता, समानता और प्रस्तावना में भी बातें कही गई हैं। तो इस चीज़ को भी ये और व्यापक रूप से बनाता है कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं वो सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगी। और क्या होगा कि हमारे यहाँ एक शोषण विहीन समाज की स्थापना भी होगी। ठीक है, कि जिसमें किसी के प्रति कोई शोषण नहीं करता, कोई धर्म किसी दूसरे धर्म के प्रति या उस धर्म के लोगों के प्रति कोई शोषण नहीं कर रहा। जो भी कानून या विधि या का नियम लागू होंगे वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड करके आप लोग अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग कोई जीएस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, और एटलीस्ट आप लोग लिखते रहिए दोस्तों, आप ग्रुप ज्वाइन करिए ना करिए, कम से कम एटलीस्ट आप इतना करिए कि लिखते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए 17 जून से आपका मेंस लगा हुआ है और रिजल्ट देखिए जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है और यहाँ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और इस प्रश्न को लिखने के बाद आप लोग ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, तो उस पर मैं आप सभी लोगों को जो भी उत्तर मेरे पास आते हैं मैं वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों आंसर राइटिंग करते रहिए क्योंकि समय बहुत कम है, इतना ध्यान रखिए। और आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा जिस समय आप मेंस लिखेंगे जाके। ठीक है, इसीलिए मेरा इतना मकसद रहता है कि कम से कम एटलीस्ट आपके दिमाग में 10, 12, 15 पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल रटे हों। ठीक है, 2 से 3 बार जब रिवीजन करेंगे और प्रश्नों को लिखेंगे, जो भी कंटेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो आप एक अच्छी लेखन शैली का विकास भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।